ब्रजेश कुमार, सरस्वती शिशु मंदिर साकेत। आज की ऑनलाइन कक्षा में भैया बहनों का स्वागत और मेरा आपको नमस्कार। आज की कक्षा में हम मानव जीवन किन अवस्थाओं से होकर गुजरता है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसमें देख लेंगे एक बार, सबसे पहले शैशव अवस्था यानी शिशु अवस्था होती है। सबसे पहले शिशु अवस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, शिशु के बाद बालक, बाल्यावस्था, और तीसरे नंबर पे आएगी किशोर अवस्था। किशोर अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धा अवस्था, ये अवस्थाएं हैं। तो आज हम किशोर अवस्था के ऊपर बातचीत करेंगे। आज का प्रकरण हमारा किशोर अवस्था रहेगा। बालक जब छोटी अवस्था में होता है, उसके अंदर कम से कम क्या प्रतिक्रिया करता है, कैसे करता है, क्या रहता है, क्या परिवर्तन उसके अंदर होता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सब उसका बड़ी तेजी से होता है, धीरे धीरे होने लगता है। और इसके बाद किशोर, शिशु के बाद बाल्यावस्था, और तीसरे नंबर पे जो किशोर अवस्था का दिया है, किशोर अवस्था, यानी वह अवस्था है जिसके अंदर वह परिवर्तन होने लगते हैं जो जनन परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं। उन परिवर्तन होने के साथ साथ ही किशोर अवस्था का आरंभ होता है। और यह जो होती है 11-12 वर्ष की आयु में शुरू होती है और 17-18 की आयु तक रहती है किशोर अवस्था। इसकी डेफिनेशन देख लेंगे एक बार इधर। जीवन काल की जिस अवधि में शरीर के अंदर जनन परिपक्वता दिखाने वाले परिवर्तन होते हैं, यानी जिस समय मानव के अंदर, बालक के अंदर वह परिवर्तन आते हैं जिनसे देखकर हमें ये पता चलता है कि जनन परिपक्वता दिखाने वाले, जनन प्रजनन प्रक्रिया के रूप से वह परिपक्व होने लगता है, वह अवधि किशोर अवस्था कहलाएगी। किशोर अवस्था की अवधि 11-12 वर्ष से 18-19 वर्ष तक रहती है। इसमें उम्र के साथ साथ शारीरिक बदलाव होने के साथ साथ शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन भी होते हैं। जैसे लंबाई में वृद्धि, बालक का विकास होता है लंबाई में, और लंबाई बढ़ने में हाथों और पैरों की जो हड्डियां होती हैं उनकी तेजी से वृद्धि होती है, और उसकी हाथ और पैरों की हड्डियों के बढ़ने के परिणाम स्वरूप ही बालक की लंबाई बढ़ती है। इसके बाद शारीरिक बनावट में परिवर्तन, शारीरिक बनावट में परिवर्तन भी होने लगता है। और तीसरा आता है स्वर में बदलाव। स्वर में बदलाव, स्वर का संबंध होता है कि गले में एक घाटी के पास एक उभार होता है जिसको हम कंठमणि कहते हैं, और बालक के अंदर यह उभार काफी बड़ा होता है। इसके फलस्वरूप ही आवाज भारी होती है बालकों की, और बालिकाओं के अंदर यह कंठमणि जो उभार होता है ये अपेक्षाकृत, बालकों की अपेक्षाकृत छोटा होता है। इस वजह से बालिकाओं की आवाज जो है वो थोड़ी मधुर होती है, सुरीली होती है, और बालकों की आवाज भारी और कर्कश भी होती है थोड़ी। ये स्वर में बदलाव,
चौथा आएगा स्वेद एवं तेलीय ग्रंथियों में सक्रियता, यानी हमारी जो है स्वेद ग्रंथि, तेल ग्रंथि, शारीरिक रचना से संबंधित जब इनकी सक्रियता बढ़ जाती है, इसके परिणाम स्वरूप आपने भी देखा होगा कि चेहरे पे कील, मुहासे और छोटी छोटी फुंसी सी आ जाती हैं। ये भी इस तेलीय और श्वेत ग्रंथि के सक्रियता के परिणाम स्वरूप ही होता है, जो इस चीज को प्रदर्शित करता है कि बालक जो है किशोर अवस्था की ओर बढ़ रहा है। ये इसके बाद जननांगों की परिपक्वता, यानी इसमें जैसे बालक बालिका जननांगों की परिपक्वता का होना भी इसके अंदर होता है, इस चीज का प्रतीक कि हाँ किशोर अवस्था में बालक बालिका आ गए हैं। इसके बाद छठा है मानसिक एवं संवेदनात्मक विकास। अब मानसिक एवं संवेदनात्मक विकास की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हम देखेंगे किशोर अवस्था में व्यक्ति पहले की अपेक्षा क्या करता है, अधिक सचेत, चिंतनशील और संवेदनशील, भावुक और स्वतंत्र हो जाते हैं। अब आप कहेंगे इसमें सचेत चिंतनशील कैसे, कि हर बात पर चिंतन करना, आप कोई भी टॉपिक उनके सामने रखेंगे, वो उसके बारे में चिंतन करेगा, अपनी राय बताएगा, सामने वाला उस चीज को माने या ना माने, वो उसमें अपना काम अवश्य करेगा। तो चिंतनशील, संवेदनशील होता है कि सामने कोई भी प्रतिक्रिया होती है मानव से संबंधित या किसी अन्य जीव से संबंधित कोई प्रक्रिया होती है, जैसे किसी के चोट लग गई, किसी के साथ कुछ, किसी ने किसी को कोई परेशान कर रहा है या किसी जीव को हानि पहुंचा रहा है, तो आपने देखा होगा कि इस किशोर अवस्था में जो होते हैं बालक बालिका, उनके अंदर की जो भावना होती है, संवेदना, वो ज़्यादातर पाई जाती है, जो इस चीज़ का प्रमाण है कि किशोर अवस्था में आ गया है बालक। इसके साथ ही भावुक और स्वतंत्र, भावुकता भी इसी बात पे है कि परिवार के अंदर भी कोई बात हो जाए तो उसके अंदर उसकी जरा सी बात पे भावुक होना, किसी भी संबंध के प्रति, भाई के संबंधी, भाई बहन, माता पिता, पड़ोस में पड़ोसी के संबंधी, कक्षा में सहपाठी, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हम ले लेंगे तो किशोर अवस्था में बालक बालिका अपने स्वतंत्र भी होते हैं, भावुक भी होते हैं। स्वतंत्र का मतलब होता है कि हर चीज से आजाद, अपनी समझते हैं कि हम किसी भी चीज के प्रतिबंध में नहीं है, हमारे ऊपर किसी का प्रतिबंध नहीं है, हम जैसा चाहे ऐसा कर सकते हैं। मानसिक विकास का ये सूचक है। इस अवस्था में किशोर किसी भी बात को सहजता से स्वीकार नहीं करते। अगर आप उन्हें कोई बात कहेंगे कि ये बात इस तरह से है, तो वो उसको नहीं मानेंगे। कब तक नहीं मानेंगे? जब तक वे खुद उस बात को अपने सामने नहीं देख लेंगे, तब तक वे इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। ये बात इसमें आती है। इसके साथ ही तर्क वितर्क करके निर्णय लेना, ये भी, इसकी अक्षमता भी बालक बालिकाओं में किशोर अवस्था में आते ही होने लगती है, बढ़ने लगती है। सामाजिक कार्यों में रुचि लेना, सामाजिक स्तर पे जो भी कार्य होते हैं उनमें रुचि लेना, सांस्कृतिक कार्यक्रम और आगे धार्मिक कार्यों में भी लेते हैं। कभी कभी उनमें असुरक्षा की भावना भी उत्पन्न हो जाती है। ये सभी बदलाव शारीरिक वृद्धि, मानसिक वृद्धि आदि विभिन्न ग्रंथियों की सक्रियता के फलस्वरूप होते हैं। ये आपका हो गया, ये आपके सारे किशोर अवस्था के परिणाम स्वरूप होने वाले जो परिवर्तन है उनकी चर्चा की गई है। इससे आगे आता है आपका, जैसे दिया है लड़के, यानी वृद्धि का जो संबंध होता है, वृद्धि कैसे होती है, वृद्धि का हिसाब, क्योंकि वृद्धि जो होती है वो बालक बालिकाओं में वृद्धि की जो दर होती है लंबाई में,
बढ़ने की दर वो अलग अलग होती है, बालक में अलग है। एक निश्चित आयु के अंदर भी बालक की लंबाई में वृद्धि जो प्रतिशत होता है वो प्रतिशत बालिका में नहीं मिलता, अलग मिलेगा। इसको देख लेंगे एक बार। ये देखिए 8 वर्ष की आयु में लड़के अगर 72% वृद्धि होती है तो लड़कियों में 77% होएगी। 9 वर्ष की आयु में 75% अगर होती है बालक में तो बालिकाओं में होती है 81%। 10 वर्ष की आयु में 78% होएगी तो बालिकाओं में होगी 84%। इसी तरह से 11 वर्ष की आयु में देख लेंगे 81%, बालिकाओं में 88%। 12 वर्ष की आयु में 84% होएगी बालक में, बालिकाओं में 91%। ये सब अलग अलग प्रतिशत इसको दिया गया है। अब हम किसी भी इसके आधार पे हम कोई भी गणना कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा है कि एक बालक जिसकी आयु 9 वर्ष है तथा लंबाई है 120 सेंटीमीटर, तो वृद्धि काल की समाप्ति तक अनुमानित लंबाई कितनी होगी। अब वृद्धि काल कितना होता है, जो किशोर अवस्था का समय है वो ही वृद्धि काल होता है, यानी कि 18 वर्ष की आयु तक बालक बालिकाओं में वृद्धि होती है। तो इसीलिए 18 वर्ष की आयु तक हम हिसाब लगा सकते हैं कि बालक कितनी लंबाई बढ़ जाएगी बालक की। तो इसमें यहां देख लेंगे वर्तमान लंबाई 120 सेंटीमीटर है, जबकि वर्तमान आयु में पूर्ण लंबाई का प्रतिशत जो है वो 75% है। तो अब हम लगाएंगे पता इसका कि उसकी समाप्ति तक, वृद्धि काल की समाप्ति तक अनुमानित लंबाई कितनी होगी। इसका एक फॉर्मूला है, वृद्धि बराबर वर्तमान लंबाई सेंटीमीटर में बटे वर्तमान आयु में पूर्ण लंबाई का प्रतिशत मल्टीप्लाई 100 यानी गुणा 100। तो इसको हम करेंगे लंबाई बटे लंबाई का प्रतिशत गुणा 100। लंबाई कितनी है 120 यहां से ले लिया, 75% यहां से लेंगे, ये 75% यहां से लिया है। 9 वर्ष की आयु में बालक है तो 75% लेंगे। अगर हम बालिका का निकालने लगेंगे तब हम 81% लेंगे। तो 120 बटे 75 गुणा 100। इसको यहाँ 25 से डिवाइड किया, 3 आ गया, यहाँ पे 4 आएगा। 25 से 75, 25 चौका 100। इस 3 से हम 120 को डिवाइड किया, 40 आ गया, और फिर 40 की और 4 की हमने गुणा की है 160 सेंटीमीटर। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि 9 वर्ष की आयु में अगर हमने लगा लिया पता कि 9 वर्ष की आयु में हम देख रहे हैं कि 75% उसकी लंबाई है, तो कितने वर्ष समाप्ति तक कितनी लंबाई हो सकती है उसकी, वो हो सकती है 160 सेंटीमीटर। जबकि 9 वर्ष की आयु में 120 है और वो 18 वर्ष तक ज़्यादा से ज़्यादा 160 सेंटीमीटर तक हो सकता है। मतलब ये इसका हिसाब लग सकता है। इसी तरह से हम किसी अन्य प्रतिशत को ले, किसी अन्य आयु में बालक बालिका इसका हम पता लगा सकते हैं कि वो किशोर अवस्था की यानी वृद्धि काल की समाप्ति तक किस लंबाई तक पहुंच सकता है अनुमानित। अब वृद्धि काल किसको बताया है, किशोर अवस्था का जो काल है 17-18 साल के 18-19 तक, वो आपका वृद्धि काल बताया गया। किशोर अवस्था की बात हो गई, ये लंबाई की बात हो गई। इसके बाद आते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। अभी हमने श्वेत ग्रंथि, तेलीय ग्रंथि, एक लाल ग्रंथि होती है, ऐसे ही आपको अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर के अंदर ये 2 तरह की होती है, नलिका में भी हो सकती है, यानी नलियों के द्वारा भी एंजाइम्स जो है उस ग्रंथि से विभिन्न शारीरिक कोशिकाओं में पहुंचता है, और नलिका विहीन यानी सीधा नलिका के द्वारा न जाकर सीधा रक्त में मिल जाता है एंजाइम्स और वो कोशिकाओं में पहुंचता है। तो यहाँ पे ये पीयूष ग्रंथि, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, और ये थायराइड ग्रंथि है, थायरोक्सिन एंजाइम्स का वो होता है इसमें। एड्रिनल ग्रंथि जिसको अधिवरक ग्रंथि भी कहते हैं, इसमें से एड्रेनालिन एक होता है एंजाइम्स जो निकलता है
वो ये होता है एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन ये एंजाइम्स का स्राव इसमें से होता है। इसके बाद अग्नाशय हो गया, इसमें से अग्नाशिक रस निकलता है, और एक होता है आपका पित्ताशय भी होता है, जिसमें से पित्ताशिक रस निकलता है और ये अंडाशय और वर्षण, ये आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो कार्य होता है विभिन्न एंजाइम्स का स्राव करना, जो इन सभी जो अभी हमने चर्चा की है किशोर अवस्था में होने वाले जो परिवर्तन है सबको, इन सब का जो नियंत्रण और नियमन जो होता है वो इन एंजाइम्स के द्वारा ही होता है। आगे बात आती है ये लिंग निर्धारण होता है, यानी कि जेंडर डिटर्मिनेशन। अब यहां पे देखिए ये नर और मादा, नरजनक मादाजनक होता है। इसमें मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं आपके, उनकी संख्या होती है 46, यानी कि 23 जोड़े, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 23 में से संख्या 22 + 1 ये हो गया, यानी 22 + 1 का मतलब ये है कि 22 जोड़े, इसमें 22 जोड़े जो हैं नर और मादा दोनों में समान होते हैं, कोई अंतर नहीं होता। केवल एक 23वां जोड़ा जो होता है, 23वें जोड़े में एक ये होता है और एक ये होता है, ये यानी नर के अंदर ये स्थिति होगी और मादा के अंदर ये स्थिति होगी। अब देख लिए इसमें XY और ये XX ये हो गया आपका। ये क्या है X, ये युग्मक हैं आपके, इसको हमने नरजनक मादाजनक हो गया, ये आपके युग्मक हो गए। तो इसमें XY युग्मक होते हैं। X जो होता है मादा से संबंधित, तो Y युग्मक जो है नर से संबंधित होता है, और ये XX यानी कि ये दोनों के दोनों मादा से संबंधित होते हैं। अब इसमें देख लेंगे ये X इसके साथ मिलेगा, ये वाला, क्योंकि ये आपस में नहीं करने के, ये दोनों इधर इधर करेंगे गुना क्रॉस, X मिलेगा जाके X से, तो X ये हो गया आपका ऐसे मिलके XX। जब ये X आपका इससे मिलेगा, इससे ये ऐसे मिलेगा ऐसे, ये होगा, ये भी XX होगा, XX होगा। यानी कहने का मतलब यहाँ का जो X युग्मक है इधर जाके दोनों स्थिति में XX बनाएगा, और जबकि ये जो Y युग्मक होता है, ये Y जो है इस यहाँ से X में मिलेगा तो XY बनेगा, ये Y जो है इधर X से मिलेगा, ये XY बनेगा। तो कहने का मतलब यही हुआ कि इसमें जो अगर पूरा एक है तो आधी परसेंटेज यानी 50% जो होते हैं वो मादा होते हैं और ये नर होता है। ये आपका बालक की तरफ संकेत करेगा और बालिका की तरफ, और ये बालक की तरफ संकेत करेगा। ये आपका जेंडर डिटर्मिनेशन हो गया। इसके बाद किशोर अवस्था में पोषण का महत्व, यानी अब आप देखिए जहाँ कहते हैं कि किशोर अवस्था में बालक बालिका जाते हैं, उनका शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, तो इसके लिए खाने पीने से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, फल सब्जियां होती हैं, विटामिन जो भी खाने के, यानी एक संतुलित आहार। और संतुलित आहार किसको बताया गया है? उसी को बताया गया है जिसके अंदर वो सभी पोषक तत्व होते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, ये सब पोषक तत्व होते हैं भोजन के। और ये केवल इनका होना ही संतुलित आहार की तरफ संकेत नहीं करेगा, बल्कि संकेत होता है कि कितना हमें लेना चाहिए। जैसे बालक बाल्यावस्था में होता है तो तब उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, और बालक शिशु अवस्था में भी
बाल्यावस्था, फिर किशोर अवस्था में आते आते क्या चीज़ उसको लेनी चाहिए, कितनी लेनी चाहिए, उसका ध्यान यहाँ देंगे। प्रत्येक के लड़कियों की किशोर अवस्था में पोषण का ध्यान रखना, उन्हें पौष्टिक संतुलित आहार की आवश्यकता, लगातार होने वाली वृद्धि और सक्रियता के कारण भोजन में प्रोटीन युक्त पदार्थों की, अब भोजन में प्रोटीन युक्त पदार्थ कौन कौन से, दाल, दूध, पनीर, राजमा, ये आपके सब वेजिटेबल्स यानी वेजिटेरियन के हिसाब से। इसके अलावा जो है दूध, मांस, अंडा, ये भी सब इसमें आएंगे, लेकिन ये अधिकतर अगर हैं ये बहुत अच्छे रहते हैं। लोहयुक्त पदार्थ कौन से होंगे, हरी सब्जियां, गुड़ और फल। फलों में जैसे आपका अमरूद है, केला भी है, सेब भी है, नाशपाती भी है, ये सब आपके वो फल हैं जिनके अंदर लोहा अधिक मात्रा में होता है। ताजी हवा, व्यायाम करना, बाहर खेलना, योगासन और ध्यान भी करना इस अवस्था में मानसिक शक्ति तथा शांति के लिए आवश्यक है, यानी पोषण का महत्व अधिक है, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद एक आता है कि धूम्रपान मादक पदार्थों से दुष्प्रभाव होता है किशोर अवस्था को, वो कैसे होता है, कितना होता है, उसको देख लेंगे। किशोर अवस्था जो बताई गई है बालक बालिकाओं के लिए बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान एवं विरोध की अवस्था। अब इन चारों बातों को अलग अलग समझ के चलेंगे, हमें अपने आप समझ आ जाएगा कि इन चारों का मतलब क्या है, जिसमें किशोर एवं किशोरियां इन चारों चीज़ों से, संघर्ष से, तनाव से, तूफान से, विरोध के, तनाव युक्त हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं, और इनसे निपटने के लिए धूम्रपान, किसी मादक पदार्थ, तंबाकू, गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, शराब, इनका सेवन करने के आदी हो जाते हैं, और इनके प्रयोग से शरीर में आंतरिक अंगों को क्षति पहुंचती, जीवन के लिए घातक हो जाते हैं। अब इसमें बात इसको देखिए संघर्ष की। बालक जो होता है शिक्षा में भी आगे बढ़ता है, अपने परिवार के अंदर भी सामंजस्य, विभिन्न क्रियाकलापों में भाग लेता है, और विद्यालय के अंदर अन्य पढ़ाई से अलग, शिक्षण से अलग जो प्रतिक्रिया है उनमें भी भाग लेता है। तो किसी में भी जब दो तीन चीज़ों को एक साथ लेके चलना पड़ता है तो स्वाभाविक होता है कि संघर्ष की स्थिति बनती है, और बालक के अंदर एक विचार आता है कि बालक इससे कैसे निपटेगा। बालक दो तीन चीज़ों को एक साथ लेके कैसे चलेगा, अब पढ़ाई का काम भी करेगा, घर के अंदर काम दिया जाएगा उसको भी करेगा, अन्य क्रियाकलाप है विद्यालय के अंदर, पड़ोस के अंदर, घर के अंदर, उनको भी करेगा, तो उनसे संघर्ष की स्थिति निश्चित रूप से बनती है। और इसमें तभी अच्छा होता है कि कोई अपना एक अच्छा निर्देशन देने वाला बालक बालिका के साथ अगर हो जाए तो वो जरूरी होता है किशोर अवस्था के काल में। अब वो कौन हो सकता है, माता पिता भी हो सकते हैं और अध्यापक भी हो सकता है, तो अच्छी तरह से करके उनको समझा सकते हैं। इसके बाद तनाव जो आता है, संघर्ष चल रहा है, संघर्ष में आपका कोई किसी चीज़ को लेके कि हम इसको कैसे करेंगे, सिर्फ केवल दिमाग में यही बात अगर आ जाए कि हम कैसे करेंगे, उसी से भी तनाव शुरू हो जाता है और वो चलेगा अगर उसका निवारण नहीं हो पाएगा तो। इसके बाद बात आती है अब तूफान का, यानी मन के अंदर हलचल होना, एक विक्षोभ उत्पन्न होना, ये सब तनाव के और संघर्ष के फलस्वरूप ही होता है। और विरोध की अवस्था, विरोध भी जब ही बढ़ता है जब बालक को कोई काम दिया जाएगा वो उसे कर नहीं पाएगा तो वो उसका विरोध करेगा, और जबकि जो कराना चाहता है वो चाहेगा कराना और बालक उसको नहीं करना चाहेगा, एक तरह से विरोध की अवस्था उसमें पैदा होगी। अब इसमें तीन चार चीज़ों को लेके ये बताया, तो इससे तनाव युक्त भी हो जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे। अब भ्रमित का मतलब भी यही होता है कि कोई काम करने के लिए दिया गया तो दिमाग में ये बात आएगी हम इसको करें ना करें, अगर हम करेंगे तो
फायदा होगा या नहीं होगा, ये सब चीज़ें जो है मतलब किसी काम को करने से पहले विचार मन के अंदर आता है तो ये भ्रम पैदा ही करता है और इससे भ्रमित होने की संभावना रहती है। इसके बाद असुरक्षित महसूस करना, यानी जब वो अपने किसी कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाएगा और जिसके द्वारा वो कार्य दिया भी गया है तो वो उसको निश्चित रूप से संभावना बनती है कि वो उसे कुछ ना कुछ हानि पहुंचाने की कोशिश भी करेगा, तो इसी तरह से वो असुरक्षा महसूस करेगा। और जब तनाव आ गया, मन में हलचल भी हो गई है, ये संघर्ष भी बना हुआ, इन चीज़ों को से निपटने के लिए वो सीधा जब उसको कोई अच्छा निर्देशन देने वाला नहीं मिलेगा तब वो कि मेरे दिमाग में कोई भी विचार ना आए इन चीज़ों की तरफ जाएगा, मादक पदार्थों की तरफ जाएगा। ये जो दिए हैं आपके धूम्रपान, मादक पदार्थ, तंबाकू, गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि का सेवन करके करेगा। और देखिए किसी चीज़ को बार बार लेना, प्रयोग करना, इसी को उस चीज़ का आदी होना कहा जाता है। और जब किसी चीज़ की ज़्यादा चीज़ मात्रा हम लेते हैं तो उसका शारीरिक शरीर के अंदर कुछ ना कुछ नुकसान अवश्य होता है, हानि होती है। तो इस चीज़ से निपटने के लिए यही जरूरी है कि ध्यान रखें, बालक हो बालिका हो, इस अवस्था में 11-12 साल से 17 साल में वैसे तो दिशा निर्देशन की आवश्यकता पूरे में बालक अपने पास है तभी उसको देते रहें तो ज़्यादा अच्छा है। और परिवार में माता पिता, भाई बहन भी हो सकते हैं और गुरु की भी यही स्थिति है इस अवस्था में कि गुरु भी इसमें एक अच्छी भूमिका निभा सकता है। तो मित्रवत व्यवहार करके, मित्रवत कहा जाता है उसकी बालक को सुनना, उसकी समस्याओं को सुनना, उसकी समस्याओं का समाधान करना समय समय पे। और देखिए इच्छाओं में और समस्या में अंतर होता है। इच्छा होती है बालक की कि मैं मुझको ये चाहिए, समस्या होती है कोई कार्य कर रहे हैं उसमें समस्या आना, तो समस्या का समाधान करिए। इच्छा का कहते हैं कि इच्छा पूरी करना, अगर बात सही है उसको मानिए, गलत है उसको मत मानिए, ये भूमिका रहनी चाहिए। ये आपका ये हो गया। अब इस पे आधारित आगे 2-3 चीजें और हैं आपकी, ये स्वास्थ्य पोषण संबंधी, परिवार कल्याण संबंधी। एक होता है मिशन इंद्रधनुष, जननी सुरक्षा योजना और राष्ट्रीय एम्बुलेंस, 3-4 का भी प्रयोग। अब आगे कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उन्हें देख लेंगे। ये आपका पहला होता है ये आपका
ये हो गए किशोर अवस्था किसे कहते हैं। तो ये आपका दिया है जीवन काल की जिस अवधि में शरीर के अंदर जनन परिपक्वता दिखाने वाले परिवर्तन होते हैं वह अवधि किशोर अवस्था कहलाती है। ये हो गया अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखिए। ये आपको देख लेंगे इधर, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रेनल ग्रंथि और श्वेत ग्रंथि, तेलीय ग्रंथि, लार ग्रंथि, ये सब आपके इसके अंदर आएंगे। किशोर अवस्था की अवधि कितनी होती है? ये होती है 11-12 वर्ष से 18-19 वर्ष तक की अवधि होती है इसकी। ये इसका लिंग निर्धारण का रेखा चित्र बनाइए, इसको देख लेंगे, ये चित्र इसमें बनेगा। आपका किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तन हो गए। ये हो गया लंबाई में वृद्धि, शारीरिक बनावट में परिवर्तन, स्वर में बदलाव, श्वेत एवं तेलीय ग्रंथियों की सक्रियता, जननांगों की परिपक्वता, मानसिक एवं संवेदनात्मक विकास, ये इसमें हो गया इसका। आज की कक्षा में बस इतना ही है। के लिए धन्यवाद।